वेलकम एवरीवन, दिस इज़ ऋषभ पडोनी और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मेरा नाम है ऋषभ पडोनी और मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। तो आइए शुरू करते हैं। आपने एक डेरिवेशन देखा होगा, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और जब आपने डेरिवेशन किया होगा तो दो फॉर्मूले आपको मिले होंगे, मैं दोनों यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव वी डी इज़ इक्वल टू ई वी अपॉन एम एल इंटू टॉर्क। एक तो ये फार्मूला आपको मिला होगा एंड द सेकंड वन जो हमें अभी इस्तेमाल करना है वो फार्मूला मिला होगा आर इज़ इक्वल टू एन ई स्क्वायर एम एल इंटू टॉर्क। सॉरी, हमें मिला होगा आर इज़ इक्वल टू, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ डायमेंशनली इनकरेक्ट। ओके, जब भी आप ऐसे कोई रॉन्ग फार्मूला लिखें तो आप डायमेंशनली चेक करके देख सकते हैं। और ये जब मैं ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट करूँगा तो ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं आ रहा है। फार्मूला था हमारे पास एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉर्क। दिस इज़ द राइट वन, दिस इज़ द राइट फार्मूला। आप डायमेंशनली चेक कीजिएगा। m इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, l is the length of the wire, n is number of electron per unit volume, e is the charge of electron, a is the area, cross sectional area of the wire, and torque is the relaxation time। और यही अभी हमें काम आने वाला है, रिलैक्सेशन टाइम। इसी का मेन रोल है इस टॉपिक में जो हम पढ़ रहे हैं। तो होता क्या है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? सपोज वी हैव अ वायर और इस वायर के अक्रॉस आपने कोई सेल जोड़ दिया है, तो होगा क्या यहाँ पे, ये सेल एक पोटेंशियल क्रिएट करेगा, इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव। लेंथ ऑफ द वायर इज़ एल, सपोज लेंथ ऑफ द वायर इज़ एल। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा प्लस टू माइनस, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सारे जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ थ्रस्ट होंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलने लगेंगे, ड्रिफ्ट होंगे। एक्चुअली में ड्रिफ्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पे जो पॉजिटिव आयंस हैं और जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे टकराएंगे तो ऐसे जिगजैग मोशन करेंगे, बट एट द एंड इलेक्ट्रॉन चलेंगे इधर ही। और इस तरह ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन आप समझाएंगे, बट फिलहाल हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन नहीं समझनी है। हमें क्या समझना है कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। तो रिलैक्सेशन टाइम होता है, ये एक्चुअली में इसका सिंपल से मीनिंग है टाइम डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ओके, टू सक्सेसिव कोलिजन्स, जो बैक टू बैक दो कोलिजन्स हुए हैं। फॉर एन एग्जांपल, एक इलेक्ट्रॉन पहले इस तरफ चला, फिर सपोज वो इस तरफ चला, फिर सपोज वो इस तरफ चला, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन में चल रहा है। तो दो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स जो हुए हैं, सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला तो फर्स्ट बार यहाँ किसी से टकराया फर्स्ट, एंड देन यहाँ से चला ऊपर और ये सेकंड कोलिजन हुआ। तो इन दो कोलिजन्स के बीच का जो टाइम लिया उसी को बोलते हैं टॉर्क। अब सपोज हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन और तेज़ी से भागेगा, और इलेक्ट्रॉन जब और तेज़ स्पीड से रन करेगा तो दो, ये 1 और सेकंड, ये दो कोलिजन्स के लिए अब वो कम टाइम लेगा, मतलब टॉर्क डिक्रीज होगा। और ये फार्मूला हमें क्या कह रहा है, ओके मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये फार्मूला हमें क्या कह रहा है कि भाई अगर टॉर्क डिक्रीज होगा तो आर इंक्रीज होगा, तो आर विल इंक्रीज, मीन्स जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो किसी भी कंडक्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ा दें, उसे गर्म कर दें टेम्परेचर वायर को, तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। इसी को बोलते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। और सेम ट्रेंड रहता है रेजिस्टिविटी के लिए भी, रेजिस्टिविटी भी सेम ट्रेंड दिखाती है। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी कंडक्टर की बढ़ जाती है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो कंडक्टर में ही है भाई, है ना, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी को कहते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, कि भाई टेम्परेचर पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। ओके,
तो यहाँ पर क्या है कि भाई जब हम ट्रेंड देखते हैं रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का, तो क्लास 11th में एक फार्मूला हमने देखा था। क्लास 11th का एक फार्मूला लेंथ के लिए और एरिया के लिए एक फार्मूला आया था, वो था L2 इज इक्वल टू L1 1 प्लस, और यहाँ पे अल्फ़ा था डेल्टा टी। ये क्या था? लीनियर एक्सपेंशन, किसी मेटल को गर्म करने से उसकी लेंथ में जो चेंज आ रहा है। ऐसे ही एरिया का एक फार्मूला पड़ा था, A2 इज इक्वल टू A1 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। तो सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ कुछ उसी तरह का डेरिवेशन है। वो डेरिवेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वो जो फार्मूला आएगा वो फार्मूला हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और वो फार्मूला क्या है वो मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ कि भाई वो फार्मूला क्या था। तो फार्मूला ये था R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1। ये फार्मूला भी हमें यही बता रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है। ओके, अगर आप थोड़ी सी मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1। ठीक है, R2 क्या है? R2 T2 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है, R1 क्या है? T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस, और अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा है टेम्परेचर कांस्टेंट। ओके, आप इसको टेम्परेचर कांस्टेंट बोल दीजिए कि भाई अल्फ़ा कोई टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, ये अल्फ़ा डिसाइड करेगा कि कितना टी चेंज करने से कितना आर चेंज हुआ। ये किसका काम है? चेक करना अल्फ़ा का। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं अल्फ़ा की यूनिट क्या होगी, तो पर डिग्री सी इसकी यूनिट होगी, क्योंकि देखो अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी के प्लस में क्या है? 1 डायमेंशन लेस है। दो क्वांटिटीज़ तभी ऐड होती हैं जब उनकी डायमेंशन सेम हो। इसका मतलब अल्फ़ा डेल्टा टी की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। सेम मतलब कितनी? डायमेंशन लेस, क्योंकि 1 भी डायमेंशन लेस है, तो इसकी 1 के इक्वल होनी चाहिए इस पूरी टर्म की, और 1 डायमेंशन लेस है। इसका मतलब अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी डायमेंशन लेस होना चाहिए। इसका मतलब डेल्टा टी अपॉन में आएगा, तो 1 अपॉन टेम्परेचर, अल्फ़ा की डायमेंशन आ गई 1 अपॉन डिग्री सी। ओके, तो ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे फार्मूला एक बार लिख लेता हूँ, R2 इज इक्वल टू R1, और ब्रैकेट में लिख लेंगे 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1। इस फार्मूले पे काफ़ी न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, और अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, तो ये R और T के बीच में अगर मैं लाइन खींचूँ तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, बट ये ओरिजिन से पास नहीं हो रही है। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अभी आगे देखेंगे हम, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, बट जो सेंटर से होकर ना जाए, ओरिजिन से होकर ना जाए, सॉरी, ऐसी इक्वेशन है ये। ठीक है, तो यहाँ पे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप याद कर लीजिए, फॉर मेटल्स के लिए जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा, अल्फ़ा हमेशा पॉजिटिव होगा। ओके, पॉजिटिव नंबर होगा। फॉर सेमीकंडक्टर्स अल्फ़ा हमेशा एक नेगेटिव नंबर होगा, और इंसुलेटर के लिए कभी अल्फ़ा होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो करंट फ्लो होगी ही नहीं इंसुलेटर में। तो सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव कैसे है ये हम आगे देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। V और I के बीच में ग्राफ, I और T, V और T, ये सारे मतलब टेम्परेचर के साथ वोल्टेज, टेम्परेचर के साथ करंट, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस। सेमीकंडक्टर की बात हम करेंगे सेकंड बुक में, जब फिजिक्स की सेकंड बुक आएगी उसके लास्ट चैप्टर में बात करेंगे, बट फिलहाल हमें मेटल्स के लिए ही इसको कंसिडर करना है। मेटल्स के लिए अल्फ़ा पॉजिटिव होगा। तो अब क्वेश्चन एक उठता है, ये क्वेश्चन कई बार उठता है कि वाई सम एलॉय लाइक कॉन्स्टेंटन एक एलॉय है। ठीक है, मैंगनीन एक एलॉय है। इन मेटल्स का ही, इन एलॉयस का ही क्यों यूज़ करते हैं जो लैब में हम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाते हैं उनको बनाने के लिए। ठीक है, जो भी रेजिस्टेंस हम बनाते हैं उसमें स्पेशली इनका ही क्यों यूज़ किया जाता है, ये क्वेश्चन का आंसर अब हम देने की कोशिश करेंगे। तो फॉर सर्टेन एलॉयस, कुछ एलॉयस जैसे मैंगनीन किस किस से मिलकर बना है? कॉपर, मैग्नीज, निकल। ऐसा एग्जाम में कभी पूछता तो नहीं है, बट पता रहे तो अच्छी बात है, क्या पता पूछ ले कि मैंगनीन में कौन कौन सी मेटल्स मिले होते हैं, तो आप कहेंगे कॉपर, मैग्नीज, निकल, ये एलिमेंट्स होते हैं। कॉन्स्टेंटन में क्या क्या होगा? कॉपर और निकल का मिक्सचर होगा। ठीक है, और नाइक्रोम में क्या होगा? निकल, आयरन एंड क्रोमियम। अब कौन कितना परसेंट मिलाया जा रहा है, कितने 60% कोई होगा, 50% कोई होगा, या 50% कोई होगा, 30% कोई होगा, 20% कोई होगा, ये सब अभी कंसिडर नहीं करना हमें।
बट क्या है कि ये कॉन्स्टेंटिन, मैंगनीन और नाइक्रोम, 3 नाम बता दिए आपको, मैंगनीन, कॉन्स्टेंटिन एंड नाइक्रोम, इन तीनों के लिए अल्फ़ा की वैल्यू वेरी स्मॉल होती है, इतनी स्मॉल कि आप नियरली 0 कह सकते हैं। मतलब ये देखिए, ये ग्राफ है, ये ग्राफ इम्पॉर्टेंट है बेटा, इसको हम स्टार मार्क कर लेते हैं। जैसा कि सबको पता ही है, मेरी आदत है, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे मैं स्टार देता हूँ और इसे मैं 3 स्टार्स दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ग्राफ है, क्या बोल रहा है ये ग्राफ कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रजिस्टिविटी कैसे बढ़ रही है, ठीक है। अब रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी सेम ट्रेंड दिखाती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, दोनों सेम ही ट्रेंड दिखाते हैं, है ना। तो जैसे जैसे टेम्परेचर देखो कितने 200 केल्विन पे इतना आया, 400 केल्विन पे इतना हो गया, 600 केल्विन पे रजिस्टिविटी इतना हो गया, 800 पे इतना हो गया। और ये रजिस्टिविटी की यूनिट देखोगे ना अगर आप, तो माइक्रो ओम सेंटीमीटर है बेटा, माइक्रो ओम सेंटीमीटर। तो यहाँ भले ही चेंज दिख रहा है 1.10 से कितना हो गया है 1.20, बट ये माइक्रो ओम सेंटीमीटर में है और ये बहुत स्मॉल चेंज है बेटा, वेरी स्मॉल चेंज। ये इतना स्मॉल है क्योंकि हमने यूनिट स्मॉल कर दी, इसलिए हमें लाइन लार्ज ऐसे टेढ़ी दिख रही है। अगर हम यूनिट बहुत इसको माइक्रो ओम सेंटीमीटर ना लिख के ओम सेंटीमीटर कर देना तो ये लाइन सीधी ही दिखेगी आपको, लगभग ऐसी दिखेगी। और इसका मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ाने से रजिस्टिविटी में बहुत फ़र्क नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि इनका अल्फ़ा स्मॉल है, ठीक है। तो कितना टेम्परेचर बदलने पे कितनी रजिस्टिविटी आएगी ये अल्फ़ा डिसाइड करता है। और इन एलिमेंट्स मैंगनीन, कॉन्स्टेंटिन एंड निकल, इन एलॉयस का अल्फ़ा बहुत स्मॉल है, जिसकी वजह से इनकी रजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ इतना स्लोली चेंज हो रही है कि हम ऐसा कह सकते हैं चेंज ही नहीं हो रही है। ओके, तो द रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी, कुछ भी बोलो आप, रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी सेम ग्राफ दिखाते हैं बेटा। तो रजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी ऑफ दीज सब्सटेंसेस रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन टेम्परेचर वेरीज। ऐसा आप कह सकते हो कि जो चेंज आया इसमें कोई चेंज ही नहीं आया है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है रजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस टेम्परेचर बदलने पे। तो इसीलिए हम इन एलॉयस का यूज़ करते हैं ताकि रेजिस्टेंस पे या हमारे एक्सपेरिमेंट पे या हमारे एपरेटस पे टेम्परेचर का इफ़ेक्ट कम से कम पड़े। इसलिए जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होते हैं वो मैंगनीन, नाइक्रोम, कांस्टेंट के ही बनाए जाते हैं। तो एक लाइन में आंसर क्या होगा कि जो हम रेजिस्टेंस स्टैंडर्ड बनाते हैं वो मैंगनीन, नाइक्रोम और कांस्टेंटिन के इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनका अल्फ़ा जो होता है, अल्फ़ा इज़ वेरी स्मॉल, अल्फ़ा इज़ वेरी स्मॉल। तो अल्फ़ा क्योंकि वेरी स्मॉल है, इसका मतलब टेम्परेचर चेंज करने से इनका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहता है। इसीलिए हम इन एलिमेंट्स का यूज़ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस को बनाने में करते हैं। ओके, तो यहाँ तक आई होप आपको ये इतना समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर के साथ कैसे वेरिएशन होता है रेजिस्टेंस का, ये ग्राफ बोर्ड में पूछा जा चुका है, तो सबके लिए ये ग्राफ होना चाहिए। देखो ये एक ग्राफ है, रजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ है, एक ये है, एक रजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ ये है, सेकंड नंबर। ओके, नंबर 1, नंबर 2 एंड द थर्ड वन इज दिस। ओके, तो ये रजिस्टिविटी और टेम्परेचर फर्स्ट नंबर का ग्राफ किसके लिए, ये कॉपर के लिए बना रखा है बेटा, कॉपर के लिए, एक कंडक्टर है ये कॉपर, ठीक है। और ये वाला ग्राफ अभी हमने पीछे जो डिस्कस किया, ये कॉन्स्टेंटिन या फिर मैंगनीन या फिर और वो जो तीसरी एलॉय थी, है ना, 3 नाम आपको बता दिए, कॉन्स्टेंटिन, मैंगनीन, ये अभी पीछे आपको नाम बताए होंगे हमने, कॉन्स्टेंटिन, मैंगनीन, ये तीनों नाम याद रखना, कॉन्स्टेंटिन, मैंगनीन, नाइक्रोम। ओके, तो इस टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए ग्राफ है ये सेकंड वाला। एंड ये जो थर्ड वन वाला है ये सेमीकंडक्टर्स के लिए है। तो आप ये तीनों ग्राफ याद रखें और एग्ज़ाम में आपसे एज इट इज़ पूछे जा सकते हैं, ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें थ्योरी में इतना ही था। आपको ये कुछ मैंने बोला है यहाँ पे कि आप एक ये क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 3.4, फिर ये क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा और इन क्वेश्चंस में आप ध्यान रखें फॉर्मूला एक ही यूज़ होगा, R2 = R1
ओके, 1 प्लस एल्फ़ा T2 माइनस T1, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, सॉरी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के बेस पे ही ये सारे क्वेश्चंस हैं, इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वो 3 ग्राफ आप तैयार कर लीजिएगा। इस टॉपिक में फ़िलहाल इतना ही है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए न्यूमेरिकल्स की, और इसके आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच।